Hey guys, welcome to our channel. तो कैसे हैं आप? होप है बढ़िया होंगे. So let's start the story. 27 पास्ट की कुछ यादें और एक नया शख्स. मुझे अब भी आपकी बातें समझ में नहीं आई. आर्यन कहता है, माय डियर बेबी आप थोड़े और बड़े हो जाओ फिर समझ जाना. अभी अपने कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ फिर हमें बाहर भी जाना है खाने के लिए. एहसास मुस्कुराते हुए कहती है. आर्यन बोलता है और एहसास के गाल पर किस करके वहां से चला जाता है. उसके जाने के बाद एहसास कमरे को बंद करती है और फैमिली फोटो को देखते हुए कहती है, देख रही है येसु, तेरी बातें एकदम सच साबित हुई. तूने कहा था ना कि जो है तेरे जाने के बाद कोई ना कोई तो होगा जो तेरी कमी पूरी करेगा. और देख ये कोई और नहीं मेरा भाई है जिसने हमेशा तेरी कमी को पूरा किया है. एहसास के आंखों के सामने एक दृश्य आता है जिसमें दो छोटी छोटी बच्चियां जिनकी उम्र यही कोई 3 साल के आसपास होगी. वो दोनों लड़कियां आपस में कुछ बांट रही थी. ये एक तेरा, ये एक मेरा. थोड़ी ही देर बाद दोनों खेलती हुई नजर आ रही थी. अचानक से एक रोड एक्सीडेंट की दृश्य दिखाई देती है जिसमें कुछ लोग थे और उनके साथ ये बच्चियां. एक बच्ची जिसकी स्किन फेयर थी वो पूरी तरह से खून से लथपथ थी और दूसरी जमीन पर लेटी हुई थी जिसकी आंखें बंद थी. उसके अगल बगल में एक कपल और एक बूढ़े आदमी लेटे हुए थे. उनकी आंखें भी बंद थी. बाबा बाबा उठो ना. अम्मा अम्मा उठ जाओ, मुझे डर लग रही है. नानू नानू आप तो उठ जाओ, मुझे सच में बहुत डर लग रही है. देखो ना आसपास कोई भी नहीं है, बस आग ही आग है. मुझे आग से डर लगता है. आप उठो ना. वो लड़की उन सभी को जगाने की कोशिश करते हुए कहती है. लेकिन कोई नहीं उठ रहा था. येसु येसु तू तो उठ जा. तूने कहा था ना तू हमेशा मेरे साथ रहेगी, हमेशा मुझे प्यार करेगी. तू तो उठ जा. वो लड़की काफी रो रही थी. एहसास अपने हकीकत में आती है. उसकी आंखें रोने के कारण लाल हो चुकी थी. वो बाथरूम में जाती है और फ्रेश होने लगती है. लगभग 1 घंटे के बाद वो एक ट्राउजर और टी शर्ट पहनकर बाहर आती है. वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी इमारत जो शायद इस गांव में सबसे बड़ी थी. इसके दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था. उस इमारत के अंदर एक छोटे से कमरे में एक आदमी को बेड पर मशीनों के सहारे रखा गया था. उस कमरे में हर एक चीज मौजूद थी. वो लगभग एक मिनी हॉस्पिटल के बराबर थी. उस कमरे के अंदर कुछ लोग मौजूद थे जिनके चेहरे पर एक डर दिख रही थी. बॉस को बताना होगा कि अब हम इस शख्स को और प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. पिछले 18 सालों से हम यहीं पर हैं, सबसे दूर इस दुनिया से दूर, बस इस एक शख्स के लिए. एक ओल्ड डॉक्टर कहता है. लेकिन हम उनके खिलाफ भी तो नहीं जा सकते हैं ना. तुम्हें पता है न उनके खिलाफ जाने के मतलब क्या होगा. पिछले 18 सालों से उन्होंने हमारी फैमिली को पाला है. उन्हें एक रईस की जिंदगी दी है जो हम कभी नहीं दे पाते. दूसरा डॉक्टर कहता है. लेकिन ये सही तो नहीं है न. पहला डॉक्टर कहता है. सभी आपस में बातें कर रहे थे कि उसी वक्त उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है. वो सभी एकदम चुप हो जाते हैं. कमरे का दरवाजा खुलता है और एक परछाई अंदर आती है. तैयार रहना, बॉस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं. शायद इसके बाद तुम लोगों को यहाँ से आज़ादी मिल जाए. इतना सुनते ही सभी डॉक्टर खुश हो जाते हैं. वो परछाई वहां से चली जाती है. लगता है भगवान ने हमारी सुन ली. अब हम आराम से अपने अपने घर जा सकते हैं. डॉक्टर आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं. इधर मुंबई में पार्थिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था. बॉस पता चल गया है कि लेडी बॉस किस गांव में गई हुई है. पार्थिक का असिस्टेंट आते हुए कहता है. किस गांव में गई है? पार्थिक तुरंत पूछता है. बॉस ये गांव कश्मीर के एकदम निकट है. ये वही गांव है जहां वो फोम कंपनी है जिसे आज तक कोई खरीद नहीं पाया और नहीं कोई उसके ओनर का पता लगा पाया. पूरी दुनिया सिर्फ यही जानती है कि ये कंपनी मशहूर फार्मासिस्ट डॉक्टर सूर्यांश बत्रा की है. लेकिन हकीकत में इसका ओनर कोई और ही है जो पर्दे के पीछे है, वरना उनकी मौत का लगभग 20 साल हो ही गया है. असिस्टेंट कहता है. हम बात तो है, तुम तैयारी करो. ओरियन के आने के बाद हम सीधे वहीं जाएंगे. वहां की साइट हमारी फैक्ट्री के लिए अच्छा है. पार्थिक कहता है. वो तो है बॉस, लेकिन गांव वाले नहीं मानेंगे. सुना है आज तक जितने भी बिजनेसमैन वहां गए सब हार कर ही लौटे. आज तक कोई भी उस गांव में फैक्ट्री नहीं बना पाया. उस गांव में इकलौते उस फार्म कंपनी के ब्रांच के अलावा कुछ भी नहीं है. लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है कि सारी फार्म कंपनियां शहर में नहीं बल्कि गांव जैसे एरिया में ही है. कुछ शहर में भी है लेकिन कई सारे सिर्फ गांव में है. असिस्टेंट कहता है. पार्थिक को भी ये बात काफी अजीब लगती है. वो कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और अपने काम में लग जाता है.
असिस्टेंट वहां से चला जाता है। काफी अजीब बात है ना फील। जो चीज मुझे चाहिए और जो शख्स मुझे चाहिए सब तुमसे है होकर जा रहा है। वो लैंड हमें चाहिए अपनी फैक्ट्री के लिए। वो उसी गांव में है जहां तुम गई है, और तुम्हारे दिल में उतरने का रास्ता भी तुमसे ही बिलोंग करता है। समझ में नहीं आता कि तुम खुद मुझसे मिलना चाहती हो, कायनात हमें एक करना चाहती है। वजह चाहे जो भी हो, अब तो तुम भी मेरे होगी और वो लैंड भी। पार्थिक लैपटॉप में एहसास की तस्वीर को देखते हुए कहता है। अगली सुबह एहसास सतीश, आर्यन, इनायत और एलिना जी के साथ गांव घूमने के लिए निकलती है। वो गांव की हर एक चीज के बारे में उन्हें बता रही थी। इतने में उसके हाथ में पहनी वॉच वाइब्रेट होती है। वो अपने हाथ को ऊपर करके देखती है तो उसके आंखों में एक खुशी की चमक दिखाई देने लगती है। वो जल्दी से एक लड़के को पकड़ती है और कहती है, जोरावर तुम इन्हें गांव की सैर करवा दो, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। लेकिन येसु हुआ क्या, तू बोल तो जोरावर पूछता है। बड़ी आने के बाद सब कुछ बताऊंगी, पहले मुझे यहाँ से जाने दो। याद रहे इन्हें गांव अच्छे से घुमाना, एहसास वहां से भागते हुए कहती है। ये लड़की ना आज तक नहीं सुधरी, आज भी इसका अर्जेंट काम और ये। चलिए आप लोग, मैं गांव घुमा देता हूँ, जोरावर कहता है। सभी एहसास को कंफ्यूजन से देख रहे थे। तुम्हें पता है वो कहाँ गई है, एलिना जी पूछती है। नहीं मुझे भी नहीं पता, आप लोग चलिए, जोरावर कहता है और गांव की सैर करवाने लगता है। वैसे जोरावर भाई, तुम येसु को कब से जानते हो, इतिश पूछता है। बचपन से, हम दोनों बचपन से एक साथ है, जोरावर कहता है। तब तो तुम्हें येसु के बारे में सब कुछ पता होगा, क्या तुम हमें बताओगे वो क्या है? न येसु भले ही हमारे साथ रहती है लेकिन वो कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं बताती है। इनायत कहती है, उसे अपने बारे में किसी को बताना पसंद नहीं है। येसु मुझे 2 साल छोटी है। जब वो इस गांव में आई थी तब उसका जन्म हुआ था। वो अपने माँ बाबा की छोटी बेटी थी। उनकी एक और बेटी थी जो येसु की उम्र की ही थी। दोनों ट्विंस थी शायद। काफी खुश था इनका परिवार। दोनों बहनें, एक सांवली और दूसरी गोरी, एकदम परफेक्ट। अगर उनके बीच रंग और आंखों का फर्क ना हो तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों एकदम एक दूसरे की कॉपी थी। लेकिन जब एहसास 3 साल की हुई तो उसी साल एक शख्स हमारे गांव में आया जो गांव में फैक्ट्री लगाना चाहता था, लेकिन येसु के नानू ने उसे फैक्ट्री नहीं लगाने दिया और उनकी काफी बेइज्जती भी की। शायद वो दिन उनके फैमिली का लास्ट दिन था और इसी सर्पों के जंगल में जाना होगा। सालों पहले एक शख्स हमारे गांव में आया था। वो हमारे गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहता था, लेकिन येसु के नानू के कारण वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तब से वो शख्स हर रोज उन्हें किसी न किसी तरीके से मानने की कोशिश करता, लेकिन वो हर बार मना कर देते। फिर एक दिन वो सभी गाड़ी में बैठकर कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहे थे और उनका एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिस एक्सीडेंट के सिर्फ येसु ही बची थी, क्योंकि उसे बाबा ने उसे चलती गाड़ी से नीचे एक पुआल पर फेंक दिया था। अगले पल वो उसकी बहन को फेंकने वाले थे कि गाड़ी पलट गई है, सब कुछ खत्म हो गया। ये सारा घटना उस 3 साल की येसु के सामने ही हुआ। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसे वहां सुनने वाला कोई नहीं था। उस हादसे के बाद येसु एकदम अकेली हो गई, न किसी से बात करती और न ही किसी के पास जाती। अगर कोई उसके पास जाने की कोशिश भी करता तो येसु की पैनिक करने लगती। पुलिस ने काफी इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन कुछ पता नहीं चला, इसलिए इसे एक एक्सीडेंट का नाम देकर करवाए बंद कर दिया गया। उसके एक्सीडेंट के 2 दिन बाद उसकी नानी गांव वापस आई, जो 4 दिन पहले ही एक सेमिनार अटेंड करने गई हुई थी। उस एक्सीडेंट के बाद से उन्होंने अपना सरनेम चेंज कर लिया। एहसास राठौर बन गई और नानी सबरवाल। जोरावर कहता है, उसकी बातें सुनकर सबके आंखों में आंसू आ गए थे। कितना दर्द सहा है हमारी बच्ची ने, एलिना जी कहती हैं। जोरावर उन्हें गांव का सैर करवाने लगते हैं। आर्यन को अभी भी उसकी बातें समझ में नहीं आई थी। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जो सामने है, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा है। आखिर ऐसी क्या कड़ी छुपी है इस एक्सीडेंट में, वो अपने मन में ही सोचता है। इधर एहसास एक जगह पर खड़ी थी जो चारों तरफ से एक खुली मैदान थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। ये जगह बिल्कुल किसी घने जंगल के खुले मैदान के जैसी थी। एहसास उस मैदान के बीचों बीच खड़ी होकर अपने रूप को बदलती है। जल्दी ही वो अपने शैतानी रूप में आ जाती है। वो अपने हाथों से कुछ हवा को इकट्ठा करती है और फिर कुछ मंत्र पढ़कर उससे ऊपर के तरफ छोड़ देती है। तुरंत ही चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं। जोर जोर से हवा चलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि तूफान आ गया हो।
गांव का मौसम भी खराब हो चुका था। सभी अपने अपने घर के अंदर भाग रहे थे। मालकिन जल्दी से हवेली के चलिए, मौसम ठीक नहीं है। लगता है आज फिर से कुछ रहस्य सामने आने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सालों से सोए हुए शेर को आज जागने की बारी आई है। इससे पहले कि हम सभी इस शेर का शिकार बने, जल्दी चलिए, जोरावर सबको अलर्ट करते हुए कहता है। सभी मौसम जो देखकर सीधे हवेली की तरफ जाने लगते हैं। येसु येसु कहाँ है, एलिना जी पूछती है। उसकी फिक्र मत करिए मालकिन, ये पूरा गांव ही उसका घर है। वो किसी के भी घर में जा सकती है, जोरावर कहता है। एलिना जी उसकी बात मानकर वहां से चली जाती है। इधर एहसास जमीन और आसमान की बीचों बीच खड़ी होकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। उसका एक पैर दूसरे पैर के घुटनों के पास थी, जबकि हाथ लगातार मूव कर रही थी। थोड़ी ही देर में उसके सामने एक बड़ी सी ब्लैक होल बन जाती है। एहसास उस होल को देखती है और अपने हाथों में इकट्ठा की हुई सारी एनर्जी को उस होल में डाल देती है। तुरंत ही उस होल में कुछ लोगों की तस्वीर दिखाई देने लगती है। मास्टर, मुझे उन्हें बचाने के लिए सफेद सर्पों के जंगल में जाना होगा। मुझे आपको अनुमति चाहिए, एहसास सामने देखते हुए कहती है। मल्लिका, हम जानते हैं कि आप उन्हें बचाना चाहती है, लेकिन आपको पता है न सफेद सर्पों की और आप शैतानों को दुश्मनी खानदानी है। आप वहां कैसे जा सकती है? अगर किसी भी सर्प को आपके आने के बारे में भनक भी लग गई तो आप खतरे में पड़ सकती है। एक बूढ़ा आदमी कहता है। जानता हूं मास्टर, लेकिन मुझे उन्हें बचाना है। मेरी एक आखिरी उम्मीद है, वो मेरे अस्तित्व के आखिरी गवाह, जिन्हें मेरे पास्ट प्रेजेंट सबके बारे में पता है। आखिर कब तक मैं उनके उठने के यूं ही इंतजार करती रहूंगी? एहसास नम आंखों से कहती है। हम आपका दर्द समझ सकते हैं मल्लिका, अगर आप जाना चाहती है तो जाए, लेकिन ध्यान रहे, वहां किसी भी हालत में आप अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगी। पूर्णिमा की चांदनी रात में सर्पों के जंगल में सबसे ऊंची चोटी और सबके बीच खिली वो नीली पुष्प आपको प्राप्त करनी है। अगर आप उसे लेकर आने से सफल हो गई तो आप उन्हें बचा सकती है। ये रही आपकी रक्षा सूत्र, आप इसे अपने गले में पहन लीजिए। जब तक ये आपके साथ रहेगा, किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि आप शैतान की मल्लिका है। वो बूढ़ा आदमी कहता है। तुरंत ही एहसास के सामने एक जेड पेंडेंट आ जाता है। एहसास उस पेंडेंट के लेती है और अपने गले में पहन लेती है। आपका धन्यवाद मास्टर, एहसास कहती है और इसी के साथ अपने हाथों को एक बार तेजी से ऊपर करके नीचे के तरफ खुद जाती है। उसके जमीन पर पैर रखते ही मौसम पहले के जैसे हो जाता है। आपको बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं। आज से 2 दिन बाद पूर्णिमा है और मुझे किसी भी हाल में कल तक उस जंगल में पहुंचना होगा। मैं नहीं जानती कि वो सर्प का जंगल दिखता कैसा है, लेकिन आपको बचाने के लिए मैं ये भी करूंगी, एहसास अपने हाथ के अंगूठे को देखते हुए कहती है। इधर एक गाड़ी काफी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही थी। गांव में कोई आ रहा है, ये न्यूज़ पूरे गांव में फैल चुकी थी। पूरे गांव वाले गुस्से से भर चुके थे। लगता है बरसों पहले के जैसे फिर से कोई हमसे हमारी जमीन लेने आ रहा है। हमारी जमीन लेकर हमें ही मजदूर की तरह काम करवाने की सोच रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा ये गांव गांव नहीं बल्कि हमारी आत्मा है और हम अपनी आत्मा को किसी को लेकर जाने नहीं देंगे, गांव वाले आपस में कहते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।